यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। हम लोग इसमें क्या है, प्रेशर को कंसिडर किए हैं और इसमें जो फ्लूइड हमारा है वो रेस्ट में है, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन, कोई भी मोशन हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके ऊपर उधर हॉरिजॉन्टल फोर्स बनने वाले सारे फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने वर्टिकली अपोजिट टीचर होंगे। और इसके अंदर एक हमने सेंटर कंसिडर किया है जिसका हाइट h है, इसका हाइट h है, और हम इस सेंटर कंसिडर किए हैं उसमें 3 फोर्सेज ऐड करेंगे। एक आपका ये P1 के डाउनवर्ड फ्लो, इसका वेट है क्या डाउनवर्ड, और एक फोर्स P2 के अपवर्ड है। तो अगर हम एक्ट इक्विलिब्रियम में देखें, इक्विलिब्रियम कौन कौन सी फोर्स ऐड करते हैं, 3 फोर्सेज। पहला कौन सा फोर्स है, पहला है फोर्स वाला P1 के डाउनवर्ड, दूसरा है mg डाउनवर्ड, तीसरा है और इक्विलिब्रियम पोजीशन में देखेंगे। इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा कि जो हमारा डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स हमारे कौन से हमारे डाउनवर्ड नहीं है बिकॉज़ एट इक्विलिब्रियम ये क्या हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं P1 A प्लस mg इज इक्वल टू कंसिडर किया कि दोनों एरिया है वो हमारा सेम एरिया, राइट से जाके एरिया सेम। तो अगर इसको और लिखाने के लिए mg इज इक्वल टू P2 माइनस P1 में क्या होगा मास फिगर में क्या सकते हैं, देखिए मास हमारा क्या सकते हैं, हम मास फिगर में कितना वॉल्यूम है इसका, केंद्र डेंसिटी, ये इसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये हम इसको कंसीडर करते हैं। तो इसको आगे इससे देखते हैं, और इसमें यहाँ इसका मास अगर हम देखें, मास है वॉल्यूम कितना है, इसका हाइट कितना है हाइट h, कंसिडर करें कि हमारा जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर कंसिडर किया था ये बिल्कुल सरफेस पे, तो अगर सरफेस पे जाएगा तो हमारा P1 क्या हो जाएगा, P1 विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सपोज उसकी वैल्यू मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू PA प्लस वो H के इसमें क्या करेंगे, हमें अगर इस यहाँ पे निकालना है तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे हम और देखिए कि इस वाले फार्मूले में जो हमारा प्रेशर है, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर आपका मास पे नहीं डिपेंड कर रहा है, प्रेशर आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आपका हाइट पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी आपका कांस्टेंट रहेगा, जी भी आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ना ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना आपके मास पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पे। कितना हाइट आप जाएंगे आपका हाइट पे चेंजेस होगा, आपका प्रेशर चेंज होगा। तो ये P2 से क्या मिलता है, P2 क्या हो जाएगा, प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस आपका एच रोज, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको प्रेशर आ जाएगा। और जो एक्सेस
एक हमारा क्या है P2 माइनस PA, ये इसी को बोलते हैं गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर P2 माइनस P1 ये क्या बोलते हैं गॉज प्रेशर। ये निकाल सकते हैं। ये है, ये इसको बोलेंगे ऑक्सीजन प्रेशर, और ये हमारा प्रेशर कैसा होगा, अरे हम इसमें से आपका एक कॉन्सेंट्रेशन माइनस कर देंगे तो हमारा गॉज प्रेशर हो जाएगा। ये हमारा कैसा है, इसको क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर आप इसमें देखिए, इसी में एक नया टर्म आता है हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। उसमें क्या है कि जो प्रेशर हमारा है वो वॉल्यूम पे, शेप पर, साइज पे डिपेंड नहीं करता, केवल किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे। अगर हमारे अलग अलग वेसल्स का शेप एंड साइज अलग अलग है लेकिन उनका सेम हाइट पे है, सेम लेवल, तो उनका जो प्रेशर भी होगा वो भी हमारा सेम होगा। तो उसको भी नेक्स्ट में देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स क्या है कि अगर हम तीन वेसल अलग अलग शेप और साइज के लिए कंसिडर करें और उसमें वाटर फ्लो कराएं या कोई भी लिक्विड फ्लो कराएं, कोई भी फ्लूइड फ्लो कराएं, तो उनमें जो राइज होता है उनका सेम लेवल होता है, जबकि उनमें जो अगर हम कहें जो क्वांटिटी होगी वाटर की डिफरेंट होगी। लेकिन क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो हमारा प्रेशर वाला अगर आपने ध्यान दिया हो तो प्रेशर का जो फार्मूला निकल के आया था P2 माइनस P1 इज इक्वल टू H रो G। तो यहाँ पे जो वेरिएशन होता है केवल H में होता है, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा कि केवल किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, केवल H पे डिपेंड करेगा। तो इसमें ऑल्दो इसमें डिफरेंट क्वांटिटी मास इसमें डिफरेंट होगा, इसमें आपको वाटर का मास ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा, इसमें और ज़्यादा होगा, लेकिन इसमें जो लेवल इनका होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि उनके प्रेशर उनके ऊपर सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इसीलिए इनमें जो लेवल उनका होगा वो सेम लेवल पे मेंटेन करेगा। तो सबसे पहले हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर हम लोग के ऊपर प्रेशर लगाता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल इसका यूनिट हो सकता है। तो अब प्रेशर तुम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रेशर क्या एग्जर्ट होता है, गॉज प्रेशर क्या होता है हमारा, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। लेकिन अब प्रेशर को मेज़र कैसे कर सकते हैं, तो मेज़र को करने के लिए हम लोग ने मरकरी बैरोमीटर, यानी बैरोमीटर डिवाइस है विच इज़ यूज टू मेज़र द प्रेशर, और इसमें हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, लिक्विड मरकरी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो लिक्विड कॉलम होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो उसी चीज़ को, फिनोमेना को यूज़ करते हुए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो इसको इन्वेंटेड किसने किया था, ई टॉर्सली ने। ई टॉर्सली ने क्या किया कि इन्होंने एक बाथटब लिया और एक इन्होंने एप्रोप्रिएट लेंथ का ट्यूब लिया और उस ट्यूब में इन्होंने मरकरी भर दी। उस ट्यूब में इन्होंने पूरा मरकरी भर दिया। क्यों ऐसा, इन्होंने एक ट्यूब लिया, ये उसका अप्रोप्रिएट लेंथ है, और इसमें पूरा मरकरी भर दिया। इसके अंदर मरकरी भर दिया कि जिससे इसमें एयर या कोई इसमें ना रह जाए, और फिर इसको क्या, उसमें इसको अंगूठे से बंद कर लिया, इसको बंद करके और इस टब के अंदर इसको डाल दिया। तो डालने पे क्या हुआ, उन्होंने ये मरकरी पूरा भर गया। तो इन्होंने देखा कि मरकरी जो पूरा इन्होंने भरा था वो थोड़ा सा यहाँ तक खाली रह गया, जो ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, और जो ये वैक्यूम क्रिएट हुआ इसको क्या बोलते हैं, टॉर्सलियन वैक्यूम। आपको मालूम है कि आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जो मोशन होता है, मोशन के द्वारा ही गैसेस क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो ये हमारा, ये कुछ ऐसा हो गया, ये हमारा क्या है, मरकरी है, मरकरी। और ये हमारा टॉर्सलियम, ये वैक्यूम है। वैक्यूम में हम लोग के वैक्यूम की अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर जो वैक्यूम का होता है वो क्या होता है, हमारा ज़ीरो होता है। तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है, ऑलवेज ज़ीरो। वैक्यूम प्रेशर ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई ना एटम, वहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो जब एटम्स नहीं होंगे तो उनका मोशन भी नहीं होगा, तो उनका प्रेशर भी नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे,
एक पॉइंट यहाँ पे। तो इन 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। तो 3 पॉइंट्स कंसिडर करेंगे, कौन सा? एक पॉइंट सी पॉइंट, बी पॉइंट और ए पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट। और हम लोगों ने पढ़ रखा है पास्कल लॉ में कि अगर सेम लाइन अगर है, अगर हमारा फ्लूइड स्टैटिक है और सेम लाइन पे, तो इन पे लगने वाला प्रेशर भी सेम होगा। तो यहाँ जो प्रेशर लगेगा, यहाँ कौन सा प्रेशर लगेगा? यहाँ आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। यहाँ कौन सा? P एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा एक्ट करेगा। यहाँ P एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। तो उसको हम लोग मान लीजिए P से नोट कर लेते हैं, या इसको कर देते हैं P वैक्यूम कर देते हैं, और इसको कर देते हैं P प्रेशर। तो यहाँ भी सेम प्रेशर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें देखना होगा कि ये लिक्विड कॉलम, अब मान लीजिए इस लिक्विड का हाइट कितना है? h है। इस लिक्विड का हाइट h है। तो ये h इसके ऊपर क्या करेगा? प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो अब हम इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अब हमें मालूम है कि ये जो प्रेशर यहाँ पॉइंट है, पॉइंट प्रेशर एट C और प्रेशर एट B बोथ आर इक्वल। तो बोथ आर इक्वल अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? प्रेशर एट B एंड प्रेशर एट B बाई पास्कल लॉ को यूज़ करते हुए प्रेशर एट, और इसको टॉर्सेलियन वैक्यूम भी बोलते हैं, टॉर्सेलियन वैक्यूम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट B इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? PA इज इक्वल टू, अब यहाँ प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लिक्विड कॉलम कितना है? H, और इसका डेंसिटी इसका हमारा कितना है? इसका डेंसिटी 2 है, और G ले लिया। तो हमारा कितना हो जाएगा? वो P वैक्यूम का प्रेशर प्लस ये कितना है इसका? H रो G। तो यहाँ से हमारा P क्या जाएगा? H रो G। ये हमारा क्या जाएगा? यहाँ से हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट कर पाएंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखा है कि मरकरी यहाँ पे H फॉर मरकरी बैरोमीटर H इज इक्वल टू इसको हमने देखा गया समुद्र अगर सी लेवल पे लेके जाएंगे तो अगर इसका 76 सेंटीमीटर, और रो हमारा कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर, रो हमारा 13,600 kg पर मीटर क्यूब, एंड G के वैल्यू 10 लेते हैं। तो हमें जो P एटमॉस्फेरिक आएगा वो कितना आएगा? 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 ATM, या ATM नहीं, पास्कल। ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। पास्कल के बजाय इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दें। इतना प्रेशर एक्सर्ट करेगा कौन? टॉर्सिलियन। ये हमारा, हम लोग को देखिए ये फिनोमेना बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो सेम होगा। तो C का प्रेशर जो होगा वही B का प्रेशर होगा, और B के ऊपर इतना प्रेशर और एक्सर्ट करता है। तो हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आ जाएगा? P एटमॉस्फेरिक हमारा आ जाएगा सी लेवल पे 1.01 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा ओपन ट्यूब मैनोमीटर है। मैनोमीटर इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इसको भी प्रेशर के लिए, जब हम कोई वेसल के अंदर गैस होता है तो उस गैस को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ये चैम्बर है, इसमें एक यू ट्यूब होता है, यू की शेप का एक ट्यूब है। इसका एक एंड ओपन होता है, दूसरा एंड एक क्लोज वेसल के साथ कनेक्ट होता है। उसमें जिस गैस का हमें प्रेशर मेज़र करना है वो इसके अंदर भरा हुआ होता है, और दूसरा एंड आपका कैसा होता है? दूसरा एंड आपका इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर होता है। तो अब हम आपको मालूम है कि हम लोगों ने वही सेम पॉइंट लगाना है। तो इसमें वो हम एक लिक्विड, तो इसमें जो वो लिक्विड है हम ये देखते हैं। अब तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, जो गैस इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा P, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। तो हम क्या कहेंगे? एट इक्विलिब्रियम प्रेशर एट A
प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, और प्रेशर एट ए हमें गैस का प्रेशर है तो वो मेजर करना है, तो प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, प्रेशर एट बी क्या हो जाएगा, ये अब लिक्विड का हमारी डेंसिटी जी है, रो ये है, और तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी। तो हमारा गैस का प्रेशर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो इससे हम लोग क्या मेजर कर पाएंगे, हम इससे मेजरमेंट कर पाएंगे कि हमारा जो गैस है उसका वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। तो हम लोग इसमें भी वही प्रिंसिपल यूज़ किए कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर हमारा सेम होगा। अगर हम यहाँ पॉइंट कंसिडर करते हैं तो यहाँ भी मतलब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर हमारा सेम होगा। उसी फिनोमेना को हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, तो हम लोग का कैलकुलेशन हो जाएगा पी कितना आ जाएगा, पी हमारा का इस पॉइंट का प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, पी मतलब पी ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा। तो जनरली हमारा होता क्या है कि जो डिवाइसेस मेज़र करते हैं गैस का प्रेशर वो हमारा गॉज प्रेशर को मेज़र करते हैं। गॉज प्रेशर का मतलब पी ए माइनस पी ए इक्वल टू एच रो जी। जो ये टर्म है ये हमारा है गॉज प्रेशर, इसको हम लोग लिख सकते हैं पी जी, गॉज प्रेशर, इसको मैं गॉज प्रेशर, हम लोग अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको। तो जो डिवाइसेस होते हैं वो सीधे सीधे गॉज प्रेशर मेज़र करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का लगभग कांस्टेंट ही रहता है। स्ट्रीमलाइन या स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसको हम स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं। स्टेडी का मतलब जो टाइम के साथ में चेंज ना हो। अब टाइम के साथ में क्या चीज़ चेंज ना हो, इसको क्या बोल सकते हैं, स्टेडी फ्लो। स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो भी बोल सकते हैं इसको है। अब देखिए जब है हमारा कोई मानिए कुछ ये एक फ्लो का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी वी ए है, इस पॉइंट पे कोई जो लिक्विड इस पॉइंट से गुजरता है तो यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी वी बी होता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी सी होता है। तो हमारे जितने भी पार्टिकल आएंगे जब वो यहाँ पे आएंगे तो उनका वेलोसिटी वी ए है, यहाँ पे आएगा तो उसका वेलोसिटी वी बी होना चाहिए, और यहाँ पे आना चाहिए वेलोसिटी, जितने पार्टिकल यहाँ से गुजरेंगे उनका वेलोसिटी यहाँ पे इतना होगा, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो हम क्या बोल देंगे कि आवर फ्लूइड इज स्टेडी एंड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। तो स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, स्टेडी फ्लो का डेफिनेशन हो जाएगा कि हमारा जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड ना उसका डायरेक्शन चेंज हो, टाइम के साथ में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर नहीं चेंज हो रहा है तो हमारा फ्लो कैसा हो जाएगा, स्टेडी फ्लो हो जाएगा। तो स्टेडी फ्लो के क्या बोल सकते हैं, इफ़ एट एन गिवन पॉइंट द वेलोसिटी ऑफ ईच पासिंग फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट इन टाइम, यानी जो हमारा इसका अब रिमेन कांस्टेंट है वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज होना चाहिए ना उसका आपका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, दोनों चीज़ें हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए, तब हम लोग बोल देंगे कि हमारा फ्लो है स्ट्रीमलाइन। क्योंकि अभी इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो फ्लूइड था वो एट रेस्ट पे था, लेकिन अब हमारा मोशन में आ रहा है। तो फ्लूइड ये आइडियल कंडीशंस हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो पॉसिबल नहीं है लेकिन आइडियल कंडीशन हैं। तो अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो वहाँ पे एक जैसे मानिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, तो यहाँ पे जब कोई पार्टिकल आएगा तो उसका भी वेलोसिटी वी ए होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, यहाँ भी वी बी होगा। बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है कि वो समझते हैं कि ये तीनों वेलोसिटी बराबर होगी, बराबर नहीं होंगी। इस पॉइंट पे आने पर जो वेलोसिटी होगी वो वी ए होगा, उसका डायरेक्शन ये होगा। कोई भी पार्टिकल आए यहाँ भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा, यानी इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्टेडी फ्लो का मतलब कि जो मैग्नीट्यूड के साथ जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के साथ में चेंज ना हो, तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, फ्लो स्टेडी फ्लो हो जाएगा। अब इसमें एक टर्म आता है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, अब देखिए वेलोसिटी टर्म इंक्लूड हो रहा है, अब वो कितनी वेलोसिटी, अब वो वेलोसिटी वो मैक्स वेलोसिटी का वो लिमिट कि जहाँ जिसके ऊपर हमारा जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट हो जाए, यानी वो स्टेडी ना रह जाए। तो उस वेलोसिटी का लिमिटिंग वैल्यू जिसके नीचे हमारा या उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक हमारा ये फोर्स कैसा रहेगा, स्टेडी, और उसके अबव क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट हो जाएगा। तो अभी नया टॉपिक हमारा ये हमारा टॉपिक क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी अभी हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या किस पे डिपेंड करेगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड ईटा पे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो पे, एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब, जिस ट्यूब के अंदर हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है या फ्लूइड हमारा फ्लो कर रहा है। और इसका क्या वीसी से कैसे डिपेंड करें, वी के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड रो इज द डेंसिटी एंड डी इज द डायमीटर। तो अगर हमारा वीसी अगर हम कैलकुलेट करें, अगर वीसी
कि वो क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वो लिमिटिंग वैल्यू जिसके ऊपर हमारा जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा, और जिसके उस वैल्यू तक, क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू तक हमारा फ्लो कैसा रहेगा, हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो रहेगा। रेनॉल्ड नंबर RE इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वी वेलोसिटी ऑफ द, डी द डायमीटर ऑफ द ट्यूब एंड ईटा इज द विस्कोसिटी। तो जो रो एक डायमेंशन लेस, इसका हम अगर बोलें तो इसको हम कह सकते हैं कि इज द डायमेंशन लेस पैरामीटर विच डिटरमाइन whether your fluid is streamlined, turbulent and unstable। अगर इसका वैल्यू 0 और 2000 के बीच का RE के रेनॉल्ड नंबर आपका इसके बीच में आ रहा है 0 से 2, तो हमारा फ्लो कैसा हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट हो जाएगा, और अगर इसका वैल्यू 2000 और 3000 के बीच का है तो हम लोग क्या बोल देंगे, स्टेबल। यानी हम एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन नहीं बेटा। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि रेनॉल्ड नंबर का डायमेंशन क्या होगा, तो आप क्या लिख देंगे, इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर आप इसका डायमेंशन कैलकुलेट भी करेंगे तो वो डायमेंशन लेस आएगा, और हमें इनकी वैल्यूज़ को रिमाइंड करना है कि अगर इसका वैल्यू 0 से 2000 के बीच में है तो कैसा होगा, वो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और अगर इसका वैल्यू 3000 से ऊपर है तो टर्बुलेंट होगा, और अगर इसका वैल्यू 2000 और 3000 के बीच का होगा तो हमारा वो कैसा होगा, आपका ये अनस्टेबल होगा। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि आइडियल फ्लूइड होता क्या है। ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आइडियल फ्लूइड इज वन विच हैव कैसा होना, विच इज नॉन विस्कस होना चाहिए, नॉन विस्कस, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, इनकम्प्रेसिबल, तीसरा नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, स्टीडी फ्लो होना चाहिए उसका। फोर्थ, इररोटेशनल, यानी नॉन विस्कस मतलब कोई भी उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो, यानी जो हमारे लेयर्स, जब लिक्विड फ्लो करता है तो उनके लेयर एक दूसरे के ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस लगाती हैं, वो नहीं होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल, उसका डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, डेंसिटी रिमेन सेम। स्टीडी फ्लो, यानी जिस पॉइंट से, यानी उसके जो वेलोसिटी है, उसका वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड ना उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इरोटेशनल का मतलब एंगुलर मोमेंटम, देयर शुड बी नो एंगुलर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम है तो आपका फ्लो आइडियल नहीं रह जाएगा। तो अब उन्हीं आइडियल फ्लो को हम लोग को देखने हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, ये हम लोग को प्रूव करना है। एरिया इंटू वेलोसिटी एट, अब जैसे पॉइंट ए पी और पॉइंट क्यू पे हमने इसका एरिया A1 लिया है, वेलोसिटी यहाँ V1 है, यहाँ पे एरिया A2 लिया है, वेलोसिटी V1 है, और किसी डेल्टा टाइम के लिए हम लोग जो ये मास है P और Q के बीच का जो मास है ये शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लगा के हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो अगर आप देखें, तो अगर हम मास यहाँ निकालना हो तो मास का फार्मूला क्या होता है, अगर मास का फार्मूला क्या होता है, मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम अगर ले लें और डेंसिटी ले लें, तो अगर हमारा यहाँ पे डेंसिटी ρ1 मान लें और यहाँ पे डेंसिटी ρ2 है, बाद में हम देखेंगे कि डेंसिटी चेंज नहीं होता है, तो हमारा ये, तो हम लोग मास m1 एट जितना मास यहाँ से एंटर करेगा उतना ही मास वहाँ से बाहर निकलेगा। मास एट P क्या हो जाएगा, m1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है, अब वॉल्यूम कितना है, देखिए ये आपका क्या है, डिस्टेंस, एरिया इसका कितना है A1, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा A1 V1 डेल्टा T इंटू डेंसिटी ρ1, और मास एट Q क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा T इंटू ρ2। लेकिन फॉर आइडियल लिक्विड के हम लोग को मालूम है, आइडियल लिक्विड के लिए डेंसिटी रिमेन सेम। फॉर आइडियल लिक्विड ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू ρ, तो हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो अब हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू ρ, ये क्या हो जाएगा, A1 V1 डेल्टा A2 V2 डेल्टा इंटू ρ। और हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मालूम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है, m1 इज इक्वल टू m2,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या लिख सकते हैं हम लोग हैं, m1 इज इक्वल टू m2, m1 इज इक्वल टू m2 क्या लिख देंगे, तो a1 v1 डेल्टा t इंटू रो इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा t इंटू रो। अब इसमें से क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे, देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें से यहाँ से क्या मिलेगा, हमें यहाँ से मिलेगा a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, ये क्या कांस्टेंट है, तो हम लोग उसको जनरली कैसे लिख देंगे, ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही प्रूफ करना था। इसको बहुत यूज़ करेंगे, लेकिन कब, जब आवर फ्लूइड इज आइडियल। अगर हमारा फ्लूइड आइडियल नहीं है तो इसको नहीं यूज़ करेंगे। तो आज हम लोग इसको कहा कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ए वी, यानी अब इसको क्या बोल सकते हैं कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ एरिया कम होगा। तो अगर अब इस वाले फिगर में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एरिया इतना, वेलोसिटी यहाँ कम है, तो यहाँ वेलोसिटी देखिए, यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ज़्यादा होगा। इससे देखिए, क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट रहनी है, तो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा। आप लोग उसको घरों पर भी देखते होंगे कि जब पाइप यूज़ करते हैं तो अगर उसका हॉज, उसका जो नोजल छोटा है तो वहाँ प्रेशर बहुत फोर्स से निकलता है, वेलोसिटी उसका ज़्यादा होता है। थैंक यू।